लगातार आगे बढ़ रही है, बहुत ही रोमांचक नई दिशाओं की ओर इशारा करते हैं, जैसे कि सामाजिक तंत्रिका विज्ञान, सोशल न्यूरोसाइंस। ये तो सुनने में ही बहुत हाईटेक लगता है। हाँ, ये बहुत ही आकर्षक एरिया है। fMRI जैसी मशीनों से अब वैज्ञानिक ये देख सकते हैं कि जब हम किसी सामाजिक स्थिति में होते हैं, जैसे किसी से बात करते हुए या किसी को दुखी देख के, तो हमारे दिमाग के कौन से हिस्से एक्टिव होते हैं। एक स्टडी में मिरर न्यूरॉन्स को देखा गया। ये हमारे दिमाग के वो सेल्स हैं जो सहानुभूति में, एम्पैथी में भूमिका निभाते हैं। क्या बात है। तो जब मैं किसी को दर्द में देखकर दुखी होता हूं, तो मेरे दिमाग में सचमुच वही बत्तियां जल रही होती हैं जो उसके दिमाग में जल रही हैं। ये तो कमाल है। लगभग वैसा ही उस स्टडी में पाया गया कि जिन लोगों में सहानुभूति का लेवल ज्यादा था, उनके दिमाग के इस हिस्से में दूसरों के चेहरे के भावों को देखकर ज्यादा हलचल हुई। ये एक तरह से सहानुभूति का न्यूरोलॉजिकल सबूत है। हम सिर्फ महसूस नहीं करते, हमारा दिमाग सचमुच दूसरों के साथ सिंक हो जाता है। एक मिनट, आप कह रही हैं कि मेरे फैसले सिर्फ मेरे नहीं होते, मेरे अंदर कुछ ऐसा भी है जो मुझसे पूछे बिना ही मेरे व्यवहार को कंट्रोल कर रहा है। ये सुनने में थोड़ा डरावना है। डरावना नहीं, बस दिलचस्प है। इसे अचेतन प्रक्रियाएं कहते हैं, इम्प्लिसिट प्रोसेसेस। हम अक्सर ऐसे फैक्टर्स से प्रभावित होते हैं जिनका हमें पता भी नहीं चलता। हम बहुत जबरदस्त स्टडी का जिक्र है। लोगों को एक बिल्डिंग का डिजाइन दिखाया गया। आधे लोगों को बताया गया कि डिजाइनर एक आदमी है और आधों को बताया गया कि डिजाइनर एक औरत है। और डिजाइन बिल्कुल एक ही था। बिल्कुल वही, लेकिन नतीजे चौंकाने वाले थे। जिन लोगों ने सोचा कि डिजाइनर पुरुष है, उन्होंने उस डिजाइन को ज्यादा क्रिएटिव माना। अरे, ये हमारे अनजाने में बैठे लैंगिक पूर्वाग्रहों को दिखाता है जो हमारे फैसलों पर असर डालते हैं, भले ही हम सचेत रूप से ये मानते हो कि हम कोई भेदभाव नहीं करते। ये तो वाकई आंखें खोलने वाला है। और आखिर में सामाजिक विविधता यानी सोशल डाइवर्सिटी के महत्व पर बहुत जोर देते हैं। ये मानना कि दुनिया में हर कोई एक ही तरह से नहीं सोचता, ये तो कॉमन सेंस की बात लगती है, लेकिन शायद रिसर्च में से नजरअंदाज किया गया। हाँ, काफी समय तक ऐसा हुआ। ज्यादातर पुरानी रिसर्च पश्चिमी पढ़े लिखे अमीर और लोकतांत्रिक समाजों के लोगों पर की गई थी, जिन्हें वियर्ड कहते हैं, और मान लिया गया कि नतीजे पूरी दुनिया पर लागू होंगे। लेकिन अब ये बदल रहा है। आधुनिक सामाजिक मनोविज्ञान मानता है कि हमारी संस्कृति, लिंग और जाति हमारे सोचने और व्यवहार करने के तरीके को गहराई से तय करती है। जैसे अलग अलग संस्कृतियों में सुंदरता के पैमाने अलग होते हैं, या कुछ संस्कृतियों में ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त मोलभाव करने की आदत ज्यादा होती है। तो आज की सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? हमने देखा कि सामाजिक मनोविज्ञान एक विज्ञान है। ये सिर्फ लोगों के बारे में राय बनाना नहीं है, बल्कि ये जासूसी करने, सबूत इकट्ठा करने और सिद्धांतों को परखने का एक व्यवस्थित तरीका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे सामाजिक रिश्ते हमारी जिंदगी की नींव है। ये सिर्फ हमें खुशी नहीं देते, ये हमारी शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए बेहद जरूरी हैं। अपने सामाजिक जीवन के पीछे के विज्ञान को समझना हमें बेहतर फैसले लेने, अपने पूर्वाग्रहों को पहचानने और अपने रिश्तों को ज्यादा समझदारी से निभाने में मदद कर सकता है। इस पूरी चर्चा से एक आखिरी सवाल मेरे मन में आ रहा है। कई अलग अलग सामाजिक समूहों का हिस्सा होना, जैसे कोई स्पोर्ट्स टीम, कोई बुक क्लब, कोई प्रोफेशनल ग्रुप, ये न सिर्फ हमारी मानसिक सेहत के लिए अच्छा है, बल्कि इससे हमारी उम्र भी लंबी हो सकती है। हाँ, ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है, और ये एक जरूरी सवाल भी खड़ा करता है कि हमें अपनी सामाजिक जिंदगी को कैसे बनाना चाहिए। क्या हमें बस कुछ गिने चुने गहरे रिश्तों पर ही अपना सारा ध्यान लगाना चाहिए, या फिर हमें जानबूझकर अलग अलग तरह के ग्रुप्स में अपनी पहचान बनानी चाहिए ताकि हमारे सोशल पोर्टफोलियो में विविधता आए? शायद इसका जवाब हर किसी के लिए अलग है, और ये सोचने के लिए एक बेहतरीन बात है।